92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी शादी का लड्डू, बिना किसी एड ब्रेक के। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक वक्त के बाद हमारी माएँ भी एक छोटी बच्ची जैसी हो जाती हैं। 2.5-3 साल की छोटी जिद्दी बच्ची। जैसे कोई छोटी बच्ची कभी भी किसी भी बात पर जिद पकड़ लेती है ना, और अपनी जिद मनवाने के लिए रोने लगती है, और आप उसको मनाने के लिए अलग अलग तरह से बहलाते हैं। जैसे कभी दूर आसमान में उंगलियों से हवाई जहाज दिखलाते हैं, तो कभी बिजली के तारों पर बैठी चिड़िया गिनवाते हैं। क्योंकि ऐसा करने से अक्सर बच्ची का ध्यान बढ़ जाता है और वो चिड़िया गिनने में लग जाती है, और आप तब एक राहत की सांस लेते हैं। आपको लगता है कि चलो अब सब ठीक है। पर शाम होते होते फिर से चिड़िया गिनने की नौबत आ जाती है। उन दिनों मेरी नौकरी मुंबई में लगी थी। याद शहर की छोटी छोटी गलियों से निकलकर मैंने पहली बार किसी बड़े शहर में कदम रखा था। सब कुछ मेरे लिए जैसे नया सा था। यहाँ न कोई बंदिश थी, न कोई जवाबदेही। यूं समझिए मैं पहली बार अपनी आज़ादी को इस तरह महसूस कर रहा था। ऑफिस से छूटने के बाद जब मन करता तब थिएटर में सिनेमा देखने चला जाता। रात को जब तक नींद नहीं आती तब तक अपने म्यूजिक सिस्टम पे जोर जोर से गाने लगा के सुनते रहता। संडे को दोपहर तक सोता, फिर शाम को नहाकर कहीं घूमने निकल जाता। न कोई फिक्र थी, न कोई चिंता, मजे से कट रही थी अपनी जिंदगी। पर मुझे कहाँ पता था कि याद शहर में बैठी मेरी माँ के दिमाग में मेरी आज़ादी हर वक्त किसी खतरे की घंटी की तरह बज रही थी। रोज सुबह सुबह फोन करके मेरी माँ भी कुछ उसी छोटी बच्ची की तरह ही जिद करने लगती थी, मुझको बहू चाहिए। जी हाँ, पता नहीं क्यों पर मेरी माँ पे उन दिनों एक धुन सवार हो गई थी, मेरी शादी की। बात चाहे किसी भी टॉपिक से शुरू होती, पर घूमकर मेरी शादी पे आके ही खत्म होती। 28 के हो गए तुम? विमला के भतीजे ने भी पिछले महीने शादी कर ली। कल कुंती चाची बता रही थी शालू ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, कंप्यूटर सीख रही है। क्या ख्याल है? माँ ने यकायक पूछा तो मैंने कहा हाँ, सीख रही तो सीखी जाएगी। अरे मैं कंप्यूटर की नहीं, शालू के बारे में पूछ रही हूँ। माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, सभी के लड़के खुशी खुशी शादी कर रहे हैं, अपना घर परिवार बसा रहे हैं, और एक तू है। माँ कहते कहते उसी छोटी बच्ची की तरह रोने लगती। मेरी माँ की नजरों में उसका बेटा ही शायद एक अकेला लड़का इस दुनिया में बचा था जो कुंवारा था। बाकी तो सब शादी कर चुके थे या फिर उनकी शादी का कार्ड मेरे घर पे पहुंच चुका था। उन दिनों याद शहर में किसी की जान पहचान के घर शादी होती तो उसका साइड इफेक्ट सीधे मुंबई में मेरे ऊपर होता। पर मैं हर बात को घुमाने की कोशिश करता। ठीक उसी छोटी बच्ची की तरह मैं माँ को कभी चिड़िया गिनाता तो कभी हवाई जहाज दिखाने लगता। पर अगली सुबह फिर माँ का फोन आता, बबलू की शादी फिक्स हो गई है, अब तू भी शादी कर ले। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। जी हाँ, मैं भूल गया था कि मुझको जन्म तो इसी माँ से मिला है। मैं तो माँ का ही एक अंश हूँ, और अगर थोड़ी चालाकी करके डाल डाल पर चल के उनको हर रोज हवाई जहाज दिखा सकता हूँ तो माँ तो मेरी माँ है। वो पात पात पर चल के मुझको दिन में तारे भी दिखा सकती है, और न जाने बचपन से वो मुझको कितनी बार चिड़िया और कबूतर गिना चुकी होगी। पर वो बचपन की बात थी। इस बात का अंदाजा मुझको तब हुआ जब मैं ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर माँ को देखने याद शहर पहुंचा। माँ की तबीयत एकाएक बिगड़ गई है। फोन पे तो मुझको यही बताया गया था। मैं घर पहुंचा तो माँ रसोई में सिलबट्टे पे मसाला पीस रही थी। माँ तुम, ये मिक्सर का क्या हुआ? मेरे ख्यालों के विपरीत माँ को इस तरह देख के मेरे दिमाग में कई सारे सवाल एक साथ आ गए। माँ ने जल्दी से हाथ धोकर मेरे माथे को चूमकर कहा, अरे मिक्सर में पीसे मसाले से असली स्वाद थोड़े आता है। तू इतने दिनों बाद घर आ रहा है और तुम्हारी तबीयत? मैंने बीच में ही पूछा। अरे वो अब ठीक है, उस दिन थोड़ा खराब हो गई थी। माँ की बातों को सुनते ही मुझको आभास हो गया कि माँ ने कोई लंबा पासा फेंका है। रात को खाने की मेज पे माँ मुझको कटहल कोफ्ता परोसते हुए बोली, बेटा कल शाम को हम सब मोती नगर जाएंगे, शर्मा आंटी के घर। अब तक कोई हमारी शर्मा आंटी मोती नगर में तो रहती नहीं थी, सो मैं समझ गया। मैंने कहा, माँ मैं अगले प्रमोशन तक कोई शादी नहीं करने वाला हूँ और मैं कोई लड़की नहीं देखने जाने वाला। अरे सत्यनारायण की कथा है बाबा,
हम सब नहीं गए तो वो लोग बुरा मानेंगे। माँ के ये कहते ही बगल में बैठा छोटा भाई हंसने लगा। मैंने उसकी ओर देखा तो वो हंसी दबाते हुए बोला, भैया अब ये 4 अलग अलग सत्यनारायण कथाओं में हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं। भाई आगे कुछ और कहता, इससे पहले माँ ने उसको डांट पिला दी। मैंने पिताजी की तरफ देखा तो वो माँ से सब्जी मांगने लगे। खैर माजरा साफ था। सत्यनारायण कथा के नाम पर माँ मुझको 4 लड़कियों से मिलवाने वाली थी। रात को भाई ने बताया कि लड़की का नाम सोनाली है और वो शर्मा जी की भांजी है। अगले दिन शाम को जब हम लोग शर्मा जी के यहाँ पहुंचे तो सत्यनारायण की कथा हो चुकी थी, पर जैसा कि शायद पहले से ही तय था, प्रसाद खाने के लिए सिर्फ हम लोग ही आए थे। मुझको एक कमरे में बिठाया गया जहां शर्मा जी का छोटा लड़का टीवी पे टॉम एंड जेरी देख रहा था। थोड़ी देर में माँ कुछ औरतों के साथ अंदर आई। पीछे ट्रे में प्रसाद लिए एक सुंदर लड़की थी। मुझको समझते देर न लगी कि ये सोनाली है। जैसा कि अक्सर होता है, 2-4 तकल्लुफ वाली बातें करने के बाद सभी को कुछ न कुछ काम एक साथ याद आ गया और कमरे में रह गए सिर्फ हम 2 लोग और टीवी पे भी वही 2, टॉम एंड जेरी। बातें शुरू कहाँ से करूं, ये सोचते हुए मैं काफी देर तक टॉम एंड जेरी को देखता रहा और वो कभी पंखे को देखती, कभी कनखियों से मुझको। इतनी घबराहट मुझको अपनी नौकरी के इंटरव्यू वाले दिन भी नहीं हुई थी। मैंने ग्लास का पूरा पानी एक सांस में पी के कहा, टॉम एंड जेरी मुझको बहुत पसंद है। वो हंसने लगी। मुझे बेहद शर्म महसूस हुई। मैंने कहा, दरअसल आपसे पहली मुलाकात हुई है, पर माँ मुझे 3 और लड़कियों से मिलवाने वाली हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई मुझको पसंद कर ले। इस पे उसने कहा, अच्छा पर वहां जाके टॉम एंड जेरी देखने मत बैठ जाइएगा, वरना वो 3 लड़कियां बाद में अपनी सहेलियों के बीच आपकी बहुत खिल्ली उड़ाएंगी। मैं शर्म से आगे कुछ कह नहीं पाया। उस रात में बेवजह मुस्कुराता रहा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आगे 3 लड़कियों से मिलने की और सिलेक्शन और रिजेक्शन की जद्दोजहद से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी। माँ के पूछने पे मैंने कुछ यूं कहा जैसे मैं माँ की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने को तैयार हूं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हूं, और जब सोनाली तुमको पसंद है तो फिर सोनाली सही। जबकि माजरा बिल्कुल उल्टा था। उन चंद मिनटों की मुलाकात और उन खिंचे हुए खामोश पलों में पता ही नहीं चला कब मैं टॉम एंड जेरी देखते देखते सोनाली की ओर खिंचता चला गया था। ये दिल का मामला बड़ा अजीब होता है। इसमें न कोई दलील चलती है, न कोई सिफारिश। दिल तो अपनी राय खुद सुना देता है। ऐसी घिसी पिटी प्यार की लाइनें मैंने कई बार हिंदी पिक्चरों में सुनी और नॉवेल्स में पढ़ी थी, पर अब समझ में आ रहा था कि वो लाइनें सही थी। मैं अरेंज मैरिज से डरता था, या फिर सही कहूं तो मैं मैरिज के नाम से ही डरता था। फिर भी मुझको सबसे अजीब यह लगता था कि कैसे कोई 10 मिनट मिल के तय कर सकता है कि उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है। पर उस दिन के बाद पता चला कि कभी कभी आप शायद 10 साल मिलने के बाद भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, और कभी कभी 10 मिनट में भी बिना कुछ कहे आप समझ जाते हैं कि यही तो है जिसे मैं 10 साल से खोज रहा था। मैं शायद थोड़ी बहकी बातें कर रहा हूं ना, पर क्या कीजिए, इंसान जब प्यार में होता है तब होश कहाँ रहता है, वो तो थोड़ा बहक ही जाता है। और मैं तो उसी शाम सोनाली पे अपना दिल हार के आ गया था, बहक गया था मैं। पर मुझको अब एक ही बात का डर सता रहा था। मैंने तो हाँ कर दी थी, पर क्या सोनाली को मैं पसंद आया था? वैसे डर जायज भी था। अमूमन जब लड़के पहली दफा किसी लड़की से मिलते हैं तो उनको इम्प्रेस करने के लिए न जाने क्या क्या अपनी पींगे हाँकते हैं, स्टाइल दिखाते हैं, और मैं बेवकूफ़ तो अपनी बेवकूफ़ी का पूरा पिटारा पहली दफ़ा में खोल चुका था। यहाँ तक कि नाम तक नहीं पूछा था उससे। खैर, जब वक्त सही चले तो गधा भी पहलवान बन जाता है। मुंबई लौटने के 2 दिन बाद माँ ने फ़ोन करके बताया कि मैं सोनाली को भी पसंद हूँ। उस दिन पहली बार मुझको ऑफिस जाते वक्त लोकल ट्रेन में भीड़ का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। मुझको तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में तैर रहा हूँ। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकली, और विश्वास कीजिए ये 2 महीने मैंने जैसे चिड़िया गिन गिन के काटे। कई रातें तो मैंने ये सोचते सोचते ही जाग के गुजार दी कि मैं प्यार से मेरी सोनाली को क्या पुकारूंगा।
खुद को कई सारे नाम भी सुझाए, जैसे सोनू, सोना और न जाने क्या क्या, पर कुछ फाइनल तय नहीं कर पाया। इस बीच ढेर सारी शॉपिंग की, महंगे महंगे खुद के लिए कपड़े सिलवाए, यूं ही अपने लिए एक महंगे चश्मे का फ्रेम खरीद के धूप का चश्मा बनवाया। यहाँ तक कि हजामत बनवाने भी अब नुक्कड़ के उस रहीम भाई के सैलून में नहीं, बाकायदा शॉपिंग मॉल में बने कांच के बड़े से दरवाजे के अंदर एयर कंडीशन मेंस पार्लर में जाने लगा। और वो लोग घंटे भर मेरे चेहरे पे तरह तरह की न जाने कौन कौन सी क्रीम मलते रहे। बाद में बिल हाथ में पकड़कर उस एयर कंडीशन में भी माथे पे पसीना आ जाता था, पर फिर भी मैं वहीं वापस जाता था। और फिर देखते देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन मैं अपने साथ अपने सारे कुंवारे सपनों को दिल में सहेज कर अपने याद शहर सोनाली से शादी करने निकल पड़ा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैंने अक्सर देखा है, मिडिल क्लास घरों की शादियों में वही लड़का सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है जिसकी शादी होती है। और अगर आप मेरे जैसे घर के बड़े लड़के हैं जिसकी शादी हो रही है, तो फिर तो अपनी शादी में काम करने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। यह मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब याद शहर अपने घर पहुंचा तो देखा सारी तैयारी आधी अधूरी पड़ी है। न टेंट वाले का पता है, न बारातियों को ले जाने वाली बसों का। माँ कुछ सही न चलते देखकर पिताजी को फटकार लगा के पूछती तो पिताजी चिढ़ के वही सवाल मेरे छोटे भाई से पूछते, और छोटा भाई अपने आवारा दोस्तों से। कुल मिलाकर मामला किसी सरकारी तंत्र जैसा चल रहा था, जहां हम सभी एक दूसरे से कहते ये काम तो उसका था। मुझे देखकर पिताजी ने एक लंबी राहत की सांस ली और मुझसे बोले, भाई अब तुम आ गए हो तो ये सब संभालो, मुझसे इस उम्र में ये सब नहीं होता। कहाँ सोचा था पगड़ी बांध के रौब से गर्म चाय की चुस्की लूंगा। सो नहीं, तुम्हारी माँ के चक्कर में कभी रसोइये के पीछे दौड़ रहा हूँ, कभी पंडित जी के पीछे। मैंने हंस के कहा, अरे अब मैं आ गया हूँ, आप जाके चाय पीजिए। तभी पीछे से माँ ने कहा, अरे आप अब तक यहीं हैं, आप गए नहीं पंडित जी से लिस्ट लेने? अरे जा रहा हूँ। पिताजी जाते जाते धीमे से मुझको कह गए, बेटा बाप हूँ तुम्हारा, एक सलाह दे रहा हूँ, मौका है अभी भी भाग लो, वरना मेरी तरह जिंदगी भर भागते रहोगे। मैंने तब पिताजी की इस बात को मजाक में लिया और शादी की तैयारी में कमर कस के लग गया। भाई के साथ जाके टेंट वाले को फटकार लगाई तो बस के मालिक से मामला निपटाया। रसोइये ने आनाकानी की तो मैं उसकी पॉकेट में 100 के कुछ नोट और ठूंस के उसको घर ले आया। फिर न जाने कौन कौन से गांव में बसे हमारे रिश्तेदारों को गाड़ी लेकर स्टेशन रिसीव करने गया। रिश्तेदारों से घर भर गया, चारों ओर हंसी ठिठोली गूंजने लगी। बूढ़ी दादियां मेरे माथे को चूम कर आशीर्वाद देती तो माँ मुझको बीच बीच में बुलाकर बिठाती और कोई मंत्र पढ़ती। भाभियां शंख फूंकती और मैं इन सब के बीच अपने मोबाइल पे सारी व्यवस्था का जायजा लेता रहता। खैर इसी बीच बारात निकली, पटाखे छूटे, भाइयों और दोस्तों ने बारात रोक रोक के डांस किया। मुझको मंडप में ले जाया गया। पंडित जी ने अपनी कर्कश आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर सोनाली को मंडप पे लाया गया। पंडित जी फिर से अपनी कर्कश आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। वो जो जो कहते मैं करता जाता और फिर हम लोग कई दफे अग्नि के चक्कर लगाते रहे। कुछ देर बाद सभी लोग मुझको मुबारकबाद देने लगे। तभी वहां किसी ने पूछा, अरे कैसा लग रहा है शादी करके? ये सवाल मेरे जहन में किसी जोरदार घंटी की तरह बजा और मैंने मन ही मन खुद से पूछा, मेरी शादी हो गई क्या? विश्वास कीजिए मुझको लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं और अभी जागने वाला हूं। मैंने बगल में देखा, सोनाली सचमुच दुल्हन बन के मेरे बगल में बैठी है। सभी हमको मुबारकबाद दे रहे थे पर मुझको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी शादी हो गई है। मुझको कई दिनों तक विश्वास नहीं हुआ कि मैं अब शादीशुदा हूं। खुद को विश्वास दिलाने के लिए कई बार अपनी शादी का एल्बम और वीडियो देखा, तब भी मुझको लग रहा था जैसे मैं सपने में ही हूं। थोड़े दिनों बाद हम लोग मुंबई आ गए। मुंबई के अपने छोटे से फ्लैट में जब सुबह किसी की आवाज से आंखें खुली तो देखा कि सामने खुले बालों में सोनाली हाथों में चाय का कप लिए मुझको जगा रही है। और उस वक्त मुझको पहली बार महसूस हुआ कि हाँ, मैं अब शादीशुदा हूं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। इतने दिनों मुंबई में सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले नाश्ता कब किया था मुझको याद ही नहीं।
रास्ते में कहीं चाय पी ली और 2 बिस्किट खा लिए तो उसी को नाश्ता समझ लेता था। पर उस दिन ऑफिस जाने से पहले सोनाली ने मुझको नाश्ता करने के लिए बैठने को कहा तो मुझको एक पल के लिए थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने खुद से मन ही मन मुस्कुरा के कहा, अब तुम शादीशुदा हो। सोनाली तो टिफिन भी देना चाहती थी पर मैंने मना कर दिया। पता नहीं क्यों मुझको शर्म सी आई टिफिन ले जाने में। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मैंने फ़ोन लगाया और फ़ोन पे उस तरफ से सोनाली बोली, आप पहुंच गए? मैंने जवाब में हाँ कुछ इस तरह से कहा जैसे मैं कई दिनों की यात्रा करने के बाद 7 समंदर पार ऑफिस पहुंचा हूं। अच्छा, फ़ोन रखिए और मन लगा के काम कीजिए। सोनाली के ये कहते ही मुझको मेरा ऑफिस पहली बार एक जेल सा लगा, जहां मानो शाम तक मुझको कैद रहना था। मैं कुछ देर और बातें करना चाह रहा था पर बार बार किसी कमबख्त का फ़ोन बीच में आ जाता। मैंने गुस्से में देखा तो याद शहर से माँ का फ़ोन था। मैंने फौरन सोनाली का फ़ोन काटा और माँ को फ़ोन किया तो उधर से माँ बेफर पड़ी, कब से फ़ोन कर रही हूँ, उठाता क्यों नहीं? सब ठीक तो है? सुबह से तेरे फ़ोन के इंतज़ार में बैठी हूँ। हाँ माँ, सब ठीक है। वो अभी फ़ोन पे बॉस से कुछ ज़रूरी बात कर रहा था सो उठा नहीं पाया। अच्छा, सोनाली कैसी है? माँ ने पूछा तो मैंने ठीक है कहा और फिर घर और पिताजी के बारे में उनसे पूछने लगा। तभी सोनाली का फ़ोन फिर से आने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए माँ से कहा, माँ फिर से बॉस का फ़ोन आ रहा है, मैं तुमको थोड़ी देर में करता हूँ। माँ के फ़ोन रखते ही मैंने सोनाली को फ़ोन लगाया। जिंदगी में पहली बार शायद मैंने इतने मीठे स्वर में किसी से बोला होगा, हेलो। हाँ बोलो। सोनाली बोली, सुनिए मैंने आपको बिना बताए आपके लैपटॉप बैग में टिफ़िन रख दिया है, याद से खा लीजिएगा। सोनाली के फ़ोन रखते ही मैंने बैग खोला तो अंदर एक टिफ़िन मुस्कुरा रहा था। मैंने फिर से खुद से कहा, अब तुम शादीशुदा हो। अरेंज मैरिज की जिन बातों से मैं सबसे ज़्यादा डरा करता था, उन्हीं छोटी छोटी बातों और चीज़ों को ही मैं अब सबसे ज़्यादा एंजॉय करने लगा था। हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे पर हर दिन एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ जान रहे थे। हर दिन हमारे लिए नया होता, हर दिन हम कुछ और एक दूसरे में घुलते जाते। उस दिन शाम को ऑफिस से घर लौटा तो मैंने सोनाली से कहा, तुम कहीं जा रही हो क्या? सोनाली को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, नहीं तो। मैंने अपनी पॉकेट से गोवा की 2 रिटर्न टिकट निकालते हुए कहा, पर इस टिकट में तो लिखा है तुम कहीं जा रही हो, वो भी हफ्ते भर के लिए। सोनाली की आंखें खुशी से चमक उठी। कहाँ जा रहे हैं बताओ ना। मैंने कहा, इस पे लिखा है हम लोग कुछ दिनों के लिए इस दुनिया को छोड़ के चांद पे जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप लोगों को याद होगा कि मेरी शादी के ऐन वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अब भी वक्त भाग लो वरना जिंदगी भर भागते रहोगे, और मैंने पिताजी की सलाह को मजाक समझा था। अब मेरी शादी के 3 साल बाद मुझको कभी कभी महसूस होता है कि पिताजी मजाक नहीं कर रहे थे। शादी अब चाहे अरेंज करें या लव, कुछ सालों के बाद सब बराबर हो जाता है, क्योंकि कुछ सालों के बाद आप रह जाते हैं सिर्फ एक शादीशुदा जोड़ी। मैं शादी के बाद से जो सोनाली को जानने की कोशिश कर रहा था वो अब भी जारी है, और मुझको लगता है कि मैं अब भी उसको पूरा समझ नहीं पाया हूं। पर सोनाली को लगता है कि वो मेरी रग रग से वाकिफ है, और उसके मुताबिक मैं बड़ा ही बेकार किस्म का इंसान हूं जिसको न तो खाने की तमीज है न पहनने की। सोनाली अक्सर गुस्सा होने पे कहती है कि अगर वो मुझसे शादी ना करती तो मैं आज भी टॉम एंड जेरी ही देख रहा होता, जबकि मैं कई बार ये बता चुका हूं कि उस कमरे में टीवी पे टॉम एंड जेरी पहले से ही चल रहा था। मैंने पिताजी से एक बार यूं ही पूछा था कि आप माँ को पूरी तरह कब समझने लगे थे। पिताजी मुस्कुरा के बोले, साथ रहते हुए 30 साल हो गए, अब तो कोशिश करनी भी छोड़ दी है। शायद शादी का लड्डू इसी को कहते होंगे जिसका स्वाद कभी एक जैसा नहीं रहता, हर दिन बदलता है, कभी मीठा तो कभी तीखा तो कभी कभी बिल्कुल बेस्वाद। सोनाली किसी दिन इतनी खुश रहती है जैसे उसके कदमों में मैंने पूरी दुनिया रख दी हो, और कभी कभी लाख मनाने के बावजूद उदास रहती है। कहती है तुम सब मर्द एक जैसे हो। बाद में पता चलता है किसी सीरियल में पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और इसलिए सोनाली भी दुखी है। और कभी कभी वो मुझ पे बेवजह ऐसे भड़कती है जैसे मैं कोई चंदा मांगने वाला हूं और बिना इजाजत घर में घुस आया हूं। पर सच पूछिए तो सोनाली की यही आदतें मुझे पसंद भी हैं। उसका यही मिजाज हमारी जिंदगी में अलग अलग रंग भरता है। वैसे भी अगर जिंदगी सिर्फ मीठी ही रहे तो जल्दी ही हम दोनों शायद डायबिटीज के रोगी हो जाएंगे।
पर 2 दिन रूठे रहने के बाद हमारा प्यार और भी बढ़ जाता है। हाँ, मुझको सोनाली की एक बात समझ में आ गई है कि उसको बिना बताए कुछ भी छोटी सी चीज भी लाकर देने से वो बच्चों की तरह खुश हो जाती है। सो अब जब भी उसका मूड खराब होता है तो कुछ भी तोहफा खरीद के ले आता हूँ। खरीदते वक्त मुझको तो बड़ा बेकार लगता है, लेकिन तोहफा काम कर जाता है। वैसे सोनाली ने शादी के 1 साल बाद मुझको एक ऐसा तोहफा दिया कि जिंदगी भर के लिए मेरा मन जीत लिया। वो है मेरी बेटी रिया। रिया के आते ही हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है, पर जैसे जैसे बड़ी हो रही है थोड़ा जिद्दी होती जा रही है। लगता है अपनी माँ पे गई है। उसको मेरा ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर रोज सुबह मुझको तैयार होते देख के होंठ फुला के रोने लगती है और साथ चलने की जिद भी करती है। हर रोज मेरे ऑफिस जाने से पहले सोनाली उसको बालकनी में ले जाकर कभी हवाई जहाज दिखाती है तो कभी उसके साथ बिजली के तारों पे बैठी चिड़िया गिनती है, और मैं चुपके से ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। पर काफी देर तक रिया के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है, और हर रोज मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्यारी सी जिंदगी के लिए। बस इतनी सी थी कहानी।